हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए, हमारा चल रहा है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में यह हमारा दूसरा वीडियो है, तो प्लीज़ आप लोग पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आज के वीडियो में क्या है, चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बता दूं, हमारे पढ़ाने का तरीका है कि हम उसी पॉइंट पर चर्चा करते हैं जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्ट पॉइंट पर हम लोग चर्चा करते हैं। आप चाहे जो वीडियो मेरा उठा के देख लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में 2 वीडियो जो आ चुके हैं उसको आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, आज हम लोग चर्चा करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिएगा, जिससे बार बार चीजें आप लोगों को देखनी ना पड़े, बार बार रिवीजन ना करना पड़े। एक बार नोट्स बना लिए, एक नजर आप डाल लिए, क्लियर हो गया। तो चलिए नोट्स जरूर बनाते हुए चलिए। पहला पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो। चलिए ठीक है, क्वेश्चन क्या है? अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की विधि। क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या यह अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की विधि है? अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, क्या जो है सार्वभौमिक मताधिकार जो है, सार्वभौमिक मताधिकार जो है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। सार्वभौमिक मताधिकार जो है, क्या वह अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है? सार्वभौमिक मताधिकार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बहुत। सार्वभौमिक मताधिकार बहुत प्रचलित है, आप लोग भी जानते होंगे। अगर आप लोग राजनीति पढ़े होंगे या राजनीति पढ़ रहे होंगे या टीजीटी पीजीटी या किसी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो बिल्कुल पता होगा। सार्वभौमिक मताधिकार जो बहुत फेमस है, क्या वह अल्पसंख्यक वर्ग को सुनिश्चित करता है? तो 100% नहीं करता है, नहीं करता है। इसलिए मैंने पूछा क्योंकि बहुत लोगों का आंसर यस में होगा। आगे हम समझाते हैं, देखते हैं अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की कौन कौन सी विधि है। क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की निम्न विधियां हैं। कौन सी विधियां हैं? पहला जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। कौन सी है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आप लोग रट लीजिएगा। अगर कहीं सार्वभौमिक मताधिकार पूछा गया कि क्या यह अल्पसंख्यक वर्ग को सुनिश्चित करता है, तो 100% क्या होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा गया आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है, तो 100% क्वेश्चन क्या होगा? आंसर क्या होगा? यस। ठीक है, तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की निम्न विधियां हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहली विधि कौन सी है? सबसे पहली विधि है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जिसके अंतर्गत शामिल किया गया है एकल संक्रमणी पद्धति व सूची पद्धति। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा आप लोग। एकल संक्रमणी पद्धति व सूची पद्धति किसके अंतर्गत शामिल किया गया है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत शामिल किया गया है एकल संक्रमणी पद्धति व सूची प्रणाली। यह क्या करता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यह जो है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है। कौन? सुनिश्चित करने की एक विधि है। कौन? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसके अंतर्गत शामिल है एकल संक्रमणी पद्धति व सूची प्रणाली। आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा देखते हैं, सीमित मत व्यवस्था। सीमित मत व्यवस्था। तीसरा कौन सा है? एकल मत व्यवस्था। सीमित मत व्यवस्था, एकल मत व्यवस्था, माध्यम मत व्यवस्था, संचयी मतदान व्यवस्था, मतभार मनोनयन। कितनी विधियां हैं? ध्यान से पहले आप लोग इसको रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसके बाद जो है मैं इसको समझाऊंगी। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत शामिल है एकल संक्रमणी पद्धति व सूची।
सीमित मत व्यवस्था, एकल मत व्यवस्था, मध्यम मत व्यवस्था, संचयी मत व्यवस्था, मत भार, मनोनयन। यह क्या करती है, कौन सी विधि है? यह जो है अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की विधि है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सार्वभौमिक मताधिकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। सार्वभौमिक मताधिकार जो है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की प्रणाली नहीं है। सार्वभौमिक मताधिकार जो है वह क्या है, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की प्रणाली नहीं है। तो सार्वभौमिक मताधिकार किसकी प्रणाली है? या वयस्कों, जहाँ वयस्क ज्यादा होते हैं, युवा वर्ग होता है, वहां जो है उसका यह प्रतिनिधित्व करता है। तो सार्वभौमिक मताधिकार जो है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की प्रणाली नहीं है, बल्कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व अल्पसंख्यकों की प्रतिनिधित्व की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। अगर क्वेश्चन पूछा गया अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है, कौन सी है, सॉरी, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है, तो कौन सी है, अनुपातिक मत प्रणाली। अनुपातिक मत प्रणाली कौन सी है, अनुपातिक मत प्रणाली या अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है वह किसकी प्रणाली है, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। जबकि सार्वभौमिक मताधिकार अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की प्रणाली नहीं है। आप लोग समझ गए होंगे, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूं। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की विधि जो है प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अल्पसंख्यकों के प्रति सुनिश्चित करने की निम्न विधियां हैं। पहला जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जिसके अंतर्गत शामिल किया गया है एकल, संक्रमणी पद्धति व सूची पद्धति। दूसरा है सीमित मत व्यवस्था, एकल मत व्यवस्था, मध्यम व्यवस्था, संचयी मतदान, मत भार, मनोनयन। सार्वभौमिक मताधिकार जो है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की प्रणाली नहीं है, जबकि अनुपातिक प्रतिनिधित्व अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत बहुसंख्यकों के हितों को जितना महत्व दिया जाता है, आप लोग देखते होंगे यहाँ जो अल्पसंख्यक वर्ग आप देखते होंगे, कुछ अल्पसंख्यक वर्ग यहाँ हैं। अगर कहीं भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वहाँ पर जितना महत्व जो है बहुसंख्यकों को दिया जाता है उतना ही महत्व अल्पसंख्यकों को भी दिया जाता है। तो जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है, जितना महत्व जो है बहुसंख्यकों को दिया जाता है, उसी प्रकार अल्पसंख्यकों के हितों की भी प्राथमिकता दी जाती है। किसमें? लोकतंत्र में। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जितना महत्व जो है बहुसंख्यकों को दिया जाता है, उतना महत्व जो है किसको दिया जाता है? अल्पसंख्यक वर्ग को भी दिया जाता है। उनके जो है जरूरत का ख्याल रखा जाता है। किसमें? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व प्रणाली है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, मतों को गिना नहीं तौला जाना चाहिए। पहले तो यह पूछा जाता है किसका कथन है, मतों को गिना नहीं तौला जाना चाहिए। मतों को गिना नहीं तौला जाना चाहिए, यह किसका कथन है? सबसे पहले तो हम लोग इसको जानते हैं। तो यह किसका विचार है? मिल का विचार है या मिल का कथन है। मतों को गिना नहीं तौला जाना चाहिए, यह किसका विचार है? मिल का विचार है। मिल महोदय कहते हैं कि शिक्षित और योग्य व्यक्तियों को अज्ञानी एवं मूर्ख व्यक्तियों की तुलना में बहुमत का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। कौन कहता है? मिल महोदय क्या कहते हैं
कहते हैं कि शिक्षित और योग्य व्यक्तियों को अज्ञानी एवं मूर्ख व्यक्तियों की तुलना में बहुमत का अधिकार, बहुमत का मीन्स बहुत सारे मत का अधिकार मिलना चाहिए। किसको? जो शिक्षित हों और योग्य हों, उन्हें जो है अनपढ़ और मूर्ख व्यक्तियों से ज्यादा जो है बहुमत का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। किसका विचार है? मिल का विचार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। जितनी चीजें मैं बता रही हूँ लिख लीजिएगा। अगर आप पीजीटी, टीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर किसी नेट का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप 100% अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, मतों को गिना नहीं तौला जाना चाहिए। यह कथन जो है किसका है? मिल का है। मिल महोदय ने कहा कि जो शिक्षित हैं, जो योग्य व्यक्ति हैं, उनको जो है मूर्ख व्यक्ति और अनपढ़ व्यक्तियों से ज्यादा जो है बहुमत का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। मिल का निर्वाचन संबंध में विचार, चलिए देख लेते हैं। लिंग के आधार पर भेदभाव स्वीकार नहीं किया, महिला मताधिकार की वकालत की। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा गया महिला मताधिकार की वकालत कौन करता है तो मिल महोदय ने किया। मिल महोदय जो है लिंग के आधार पर, महिला और पुरुष के आधार पर जो है भेदभाव को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने जो है महिला मताधिकार का समर्थन किया है। महिला मताधिकार का समर्थन कौन करता है? मिल करता है। कौन करता है? मिल करता है। और मिल जो है लिंग के आधार पर जो है भेदभाव को स्वीकार नहीं करते हैं। मिल जो है लिंग के आधार पर भेदभाव को स्वीकार नहीं करते हैं और महिला मताधिकार का समर्थन करते हैं। ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। मताधिकार जो है उन्हीं को प्राप्त होना चाहिए जो निश्चित शैक्षणिक योग्यता रखते हों। मिल महोदय ने कहा चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को जो है मताधिकार का प्रयोग होना चाहिए, उनको अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन किस आधार पर? निश्चित तौर पर वह शैक्षणिक योग्यता रखता हो। क्या रखता हो? निश्चित रूप में शैक्षणिक योग्यता रखता हो। जो निश्चित शैक्षणिक योग्यता रखता हो उसी को जो है मत देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। जो शैक्षणिक योग्यता रखता हो उसी को मत देने का अधिकार होना चाहिए, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो। लिंग के आधार पर मिल महोदय ने कोई भेदभाव नहीं किया। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। गुप्त मतदान का विरोध किया, खुले मतदान को उचित माना। मिल जो है गुप्त मतदान का विरोध किया, गुप्त मतदान का विरोध किया, खुले मतदान का समर्थन किया। क्वेश्चन पूछा जाता है गुप्त मतदान का विरोध कौन करता है, खुले मतदान का समर्थन कौन करता है? तो मिल महोदय करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। संसद की तानाशाही प्रवृत्तियों पर अंकुश रखने के लिए द्विसदनी संसद उपयोगी होती है। द्विसदनी संसद का समर्थन कौन किया? द्विसदनी संसद का समर्थन जो है मिल महोदय ने किया। मिल महोदय ने किया कि संसद की तानाशाही प्रवृत्तियों पर रोक लगाने के लिए द्विसदनी शासन व्यवस्था का होना जो है आवश्यक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, मतों को गिना नहीं तौला जाना चाहिए। या किसने कहा? मिल ने कहा। मिल का विचार है शिक्षित और योग्य व्यक्तियों को ज्यादा से ज्यादा जो है मत देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, मूर्ख और अज्ञानी व्यक्तियों की तुलना में। दूसरा इनका पॉइंट है लिंग के आधार पर ये भेदभाव को स्वीकार नहीं करते हैं, महिला मताधिकार का इन्होंने समर्थन किया। मताधिकार उन्हीं को प्राप्त होना चाहिए जो निश्चित शैक्षणिक योग्यता को पूरा करता हो, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो। गुप्त मतदान का इन्होंने विरोध किया, खुले मतदान का इन्होंने समर्थन किया। संसद की तानाशाही प्रवृत्तियों पर रोक लगाने के लिए इन्होंने दो सदनी संसद का इन्होंने समर्थन किया। इसके आगे हम लोग देखते हैं
यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बेंथम जो है एक व्यक्ति एक मत का समर्थक है। बेंथम जो है एक व्यक्ति, क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से समझिएगा। बेंथम जो है एक व्यक्ति एक मत का समर्थक है। कौन सा ऐसा विचारक है जो एक व्यक्ति एक मत का समर्थक है? जैसे मिल ने क्या माना, जो जिसके पास शैक्षणिक योग्यता है, जो बुद्धिमान है, वह कई मत दे सकता है, बहुमत का समर्थन करते हैं। लेकिन वही बेंथम जो है एक व्यक्ति एक मत का समर्थन करता है। बेंथम एक व्यक्ति एक मत का समर्थन करता है, चाहे जो व्यक्ति कितना ही योग्य क्यों ना हो। लेकिन मिल योग्यता के आधार पर जो है बहुमत का समर्थन करते हैं। ठीक है, डायसी का देखते हैं। लोकतंत्र को बहुमत की भागीदारी के रूप में परिभाषित किया। बहुमत की भागीदारी के रूप में, ध्यान से समझिएगा, बहुमत की भागीदारी के रूप में कौन जो है लोकतंत्र को परिभाषित करता है? बहुमत की भागीदारी के रूप में लोकतंत्र को कौन परिभाषित करता है? तो कौन परिभाषित करता है? डायसी महोदय। कौन परिभाषित करता है? डायसी महोदय जो है बहुमत की भागीदारी के आधार पर जो है लोकतंत्र को परिभाषित करते हैं। वही बेंथम महोदय एक व्यक्ति एक मत का समर्थन करते हैं। एक व्यक्ति एक मत का समर्थन करते हैं। वही मिल महोदय जो है शैक्षणिक योग्यता के आधार पर बहुमत का समर्थन करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, सीले को देख लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी को लोकतंत्र के रूप में परिभाषित किया। प्रत्येक व्यक्ति के भागीदारी, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो चाहे कोई अनपढ़ हो, तो इन्होंने क्या कहा कि प्रत्येक व्यक्ति जिसमें भागीदार बने वही लोकतंत्र है। तो प्रत्येक व्यक्ति के रूप में लोकतंत्र को कौन परिभाषित करता है? सीले महोदय। कौन परिभाषित करता है? सीले महोदय। एक व्यक्ति एक मत का समर्थन किसने किया? बेंथम। बहुमत की भागीदारी का समर्थन किसने किया? डायसी ने किया। और प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी का समर्थन किसने किया? तो सीले महोदय ने किया। आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, बहस मूलक प्रजातंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? क्वेश्चन पूछा जाता है, बहस मूलक प्रजातंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? बहस मूलक प्रजातंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? तो लोगों की प्रभावशाली सहभागिता। लोगों की प्रभावशाली सहभागिता किसकी विशेषता है? किसकी विशेषता है? बहस मूलक लोकतंत्र की विशेषता है लोगों की प्रभावशाली सहभागिता। लोगों की प्रभावशाली सहभागिता किसकी विशेषता है? बहस मूलक प्रजातंत्र की विशेषता है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, भारत देश स्वयं को व्यक्तिजनों का लोकतंत्र घोषित करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा ऐसा देश है जो खुद को व्यक्तिजनों का लोकतंत्र घोषित करता है? तो कौन सा ऐसा देश है? भारत देश ऐसा है जो व्यक्तिजनों को लोकतंत्र का देश घोषित करता है। व्यक्तिजनों को लोकतंत्र का देश घोषित कौन करता है? भारत करता है। लोक स्वयं को व्यक्तिजनों का लोकतंत्र घोषित करता है। स्वयं को व्यक्तिजनों का लोकतंत्र घोषित करता है। कौन सा देश है? भारत देश है। आप लोग समझ गए हैं होंगे। आगे बढ़ते हैं, लोकतंत्र की ओर आकर्षित होने वाले समाज के केवल दो वर्ग अपराधी अथवा पागल होते हैं। लोकतंत्र की ओर किसका विचार है? लोकतंत्र की ओर आकर्षित होने वाले समाज के केवल दो वर्ग होते हैं। पहला वर्ग या तो अपराधी होता है या पागल होता है। यह किसका कथन है या यह किसका विचार है? किसका है? हांशा महोदय। हांशा किसका है? हांशा महोदय का क्या विचार है कि लोकतंत्र की ओर आकर्षित होने वाले समाज के केवल दो वर्ग होते हैं, या तो अपराधी होता है या तो पागल होता है। यह किसका कथन है? हांशा महोदय। किसका? हांशा महोदय का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र की व्याख्या निर्धनों, अनभिज्ञों तथा अज्ञानियों का शासन करने वाला था। लोकतंत्र की व्याख्या जो है किसने की है? लोकतंत्र की व्याख्या किसने की है?
कि लोकतंत्र जो है निर्धनों, अनभिज्ञों तथा अज्ञानियों का शासन करने वाला था। किसका कथन है? अरस्तु का कथन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है निर्धनों, अनभिज्ञों तथा अज्ञानियों का शासन करने वाला था। इस जो है कोटेशन को, अरस्तु का जो कोटेशन है, इसको कल हम लोग विस्तृत पढ़ेंगे, बढ़िया से आप लोगों को समझाएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सारे क्वेश्चन, जो सारे पॉइंट आपको मिले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो प्लीज आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिएगा। इसके आगे जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।